स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल और असम के चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। उसी सिलसिले में आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बंगाल, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने बात की है गृह मंत्री अमित शाह से। ईवीएम चोरी पर भी उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है इस इंटरव्यू में। आज हमारे खास मेहमान हैं देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह। अमित शाह जी, स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग अलीपुरद्वार में हैं, नॉर्थ बंगाल में। आपने तमाम चुनाव लड़े हैं, कई जीते हैं, कुछ हारे हैं। आपके पॉलिटिकल करियर में पश्चिम बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे पॉलिटिकल करियर को आप छोड़ दीजिए, देश के भविष्य के लिए भी पश्चिम बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट का एंट्री है और देश के सीमाएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर यहाँ पर घुसपैठ रोकने वाली सरकार नहीं बनती है तो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज, 2077 से यहाँ पर एक प्रकार से असंतोष के भाव से ही सरकारें चली हैं। भारत सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना, कलकत्ता बनाम दिल्ली की एक लड़ाई शुरू करना और बंगाल के विकास को रोकना। जैसे मोदी जी ने हर किसान को देश के 6,000 रुपया प्रति साल दिया है, यहाँ पर हम नहीं दे पा रहे क्योंकि सूची नहीं भेज रहे हैं। मोदी जी ने हर गरीब को, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं, यहाँ पर हम नहीं दे पा रहे क्योंकि स्कीम को रोके पड़े हैं। 100% घरों में पानी पहुंचाने की योजना है, इसमें भी 0 प्रोग्रेस है। तो बंगाल का विकास रुका पड़ा है। बंगाल एक जमाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश की जीडीपी में होता था, आज सबसे नीचे के स्थान पर पहुंचा है। तो ये सब दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे पूर्वी भारत के विकास के लिए बंगाल का चुनाव बहुत जरूरी है और बंगाल में एक ऐसी सरकार लाना जो विकास के अलावा कुछ न करे। अब तक पश्चिम बंगाल में एक धारणा रही है कि बंगाली एक्सेप्शनलिज्म की, यानी कि बंगाल बाकी जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उससे अलग है, उससे थोड़ा कटा हुआ है, उससे जुदा है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मकसद इस चुनाव का पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश और बिहार सरीके राज्यों से जोड़ना, मतलब न केवल पॉलिटिक्स के लिहाज से बल्कि सोसाइटी और कल्चर के? बंगाल के ये कभी सोच नहीं। विवेकानंद और टैगोर ने पूरे विश्व को जोड़ने की बात करी। आप कहाँ भारत के बाकी राज्यों की बात करते हैं? ये विश्व मानव थे। सुभाष बाबू को देश का बच्चा जानता है। मैं तमिलनाडु जाता हूँ तो कई बच्चों के नाम सुभाष चंद्र बोस होते हैं। सुभाष चंद्र बोस अटक भी लिख देते हैं, वो इतना सम्मान है। प्रणव बाबू पूरे देश के राष्ट्रपति थे, मगर कम्युनिस्टों ने भाव को पुख्ता कर ओछी राजनीति करने के लिए बंगाल में संस्कार डाला था। मुझे लगता है बंगाल अब जागरूक हो चुका है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए तृणमूल को माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेजॉरिटी जीतना है और मेजॉरिटी का माइनॉरिटी। चुनावी पंडित ये कहते हैं कि जिस तरह की हिंदू पोलराइजेशन या कंसोलिडेशन की बीजेपी को जरूरत है, साधारण तौर पे वो असेंबली इलेक्शंस में देखने को नहीं मिलती। किस हद तक आपको लगता है कि 2019 की तुलना में जो आपका गैप रह गया था उसको आप कवर कर पाए और फिनिशिंग लाइन को इस बार बंगाल में आप क्रॉस कर पाए? 2019 में भी कोई गैप नहीं रह गया था। हमने 22 सीटों का ही लक्ष्य रखा था। ऑलमोस्ट 21 सीट हम जीते थे, जीते 18, मगर 2-3 सीटें बहुत कम मार्जिन से गई थी। और ये वो तब की बात है जब लोगों के मन में संशय था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। 18 सीट जीतने के बाद
और कल के नंदीग्राम का एपिसोड देखने के बाद पूरे बंगाल को मालूम पड़ गया है कि दीदी जा रही है। दीदी खुद विधानसभा का चुनाव हार रही है और प्रथम 2 चरण में 50 से ज्यादा सीट जीतकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी गलती की नंदीग्राम आके, क्योंकि आमतौर पर एक छोटा नेता एक बड़े नेता को चैलेंज करता है, बड़ा नेता जाके किसी जूनियर नेता को इस तरीके से ललकारता नहीं। क्या एक आपको लगता है एक चूक रही है? मैं डे 1 से मानता हूँ वो भवानीपुर से भागी है, डे 1 से मानता हूँ, मगर भागने की जगह गलत पसंद कर दी। हालांकि वो कहीं पर भी जाती है स्थिति होगी। आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं? आपको लगता है कि टाइट फाइट होगी? क्योंकि नंदीग्राम से मेरा सवाल 20,000 से ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे, 20,000 से ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। नंदीग्राम के 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। आप ब्लॉक 2 में स्ट्रांग हैं, लेकिन ब्लॉक 2 वोटर्स के लिहाज से ब्लॉक 1 से बहुत छोटा है। ब्लॉक 1 में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में वहां का जो चुनावी गणित है, जो डेमोग्राफी है, वही बीजेपी के खिलाफ है। देखिए, आप परिणाम आने दीजिए। ब्लॉक 1, 2 हिंदू, मुस्लिम, युवा, बूढ़े, महिला, पुरुष सब मिथक टूट जाएंगे। हम 20,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी विजयी होकर बाहर आएंगे। आपने तमाम तृणमूल के नेताओं को बीजेपी में जगह दी, उनमें से कईयों को टिकट भी मिला, उससे कुछ हद तक नाराजगी बनी। हमने देखा कुछ बीजेपी के ही दफ्तरों में तोड़फोड़ भी हुई। किस हद तक अभी भी वो आपके लिए परेशानी है और किस हद तक आप उसको कंट्रोल करें? मुझे लगता है आप सुबह से 2 रैली देखी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा हो कि पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ता है, तो इस तरह की भीड़ कभी झुकती नहीं। दोनों रैलियों में मैदान तो खाली था ही नहीं, रोड पर भी दूर दूर तक, किलोमीटर तक लोग खड़े थे। दूर दूर तक 3 किलोमीटर राइट, 3 किलोमीटर लेफ्ट माइक लगाने पड़े। यही बताता है कि हमारी पार्टी एकजुट होकर, एकमुश्त होकर चुनाव लड़ती है और ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। पर आपके कई कार्यकर्ता हैं जिनको लगता है हमने अपनी जिंदगी दी, लाठियां खाई, डंडे खाए, अब जब पार्टी की जीतने की स्थिति आई तो अमित भाई बाहर से किसी को लेके आ गए। तो उस नाराजगी को काउंटर करने के लिए अपने ही लोगों को आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत स्वाभाविक नाराजगी और वाजिब भी है, मगर भारत माता की जय का नारा ही इसकी नाराजगी दूर करने के लिए काफी होता है। सब लोग लगे हैं और सब लोग अच्छे तरीके से चुनाव में काम भी कर रहे हैं। आपने कहा था काफी साल पहले कि भारत माता की जय को हम यहाँ पे नारा बनाएंगे। शुरुआत में तो ममता बनर्जी कह रही थी, तृणमूल के लोग कह रहे थे कि यहाँ जय सिया राम है, यहाँ हरे कृष्णा है, यहाँ पे कल्चर नहीं है ऐसा। लेकिन अब हम देख रहे हैं आपकी सभाओं में और बाकी नेताओं की भी सभा में, आपकी जब गाड़ी निकलती है लोग खुद ब खुद जय श्री राम बोल रहे हैं। आपको लगता है कि एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल चेंज भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है? देखिए, जय श्री राम का नारा कोई रिलीजियस नारा नहीं है। ये यहाँ पर अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर बहुमती समाज को सेकंड ग्रेड सिटीजन का जो स्थान दिया है ममता जी ने, इसके खिलाफ गुस्सा है। कोई भी सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बनना चाहिए, ना हिंदू बनना चाहिए, ना मुसलमान बनना चाहिए, ना मेजोरिटी के लोग बनने चाहिए, ना माइनॉरिटी के लोग। मगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ममता जी ने यहाँ पर सेकंड ग्रेड सिटीजन से स्थिति खड़ी करी है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े? किस प्रकार का बंगाल दीदी ने बना है? सरस्वती पूजा करने वाले पे गोलियां चलाई जाती है? किस प्रकार का बंगाल बना है? ये बंगाल अब बंगाल की जनता नहीं स्वीकार करती। उनको परिवर्तन चाहिए और 2 मई को परिवर्तन होगा। अब तो एक कोर्स करेक्शन भी नजर आ रहा है। ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं, कह रही कि मैं शांडिल्य गोत्र हूँ, साथ ही साथ वो चंडी पाठ भी पढ़ के सुना रही हैं। आपको लग रहा है कि जैसे एक तरीके से कोशिश की बाकी ऑपोजिशन के लीडर्स ने दिखाने की कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ, ममता बनर्जी भी साबित कर रही है कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ? अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूँ इसका, मगर बहुत देर हो चुकी है। आप पर अमित शाह जी, ममता बनर्जी ने पर्सनली आरोप लगाया कि आप जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे उनके वोटर्स को रोकने के लिए और अपने वोटर्स को आगे बढ़ा चढ़ाकर फेक और फर्जी वोटिंग कराने। देखिए, देश भर का मीडिया बंगाल और विशेषकर कल नंदीग्राम में था। एक भी फुटेज ऐसा बता दीजिए जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वोटर को रोक रही है। अगर कोई गुंडे आकर हुड़दंग करना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। देश भर का कम से कम कल 5,000 कैमरा नंदीग्राम में होंगे, 5,000 से कम नहीं होंगे। एक भी फुटेज मिल जाता तो आप लोग हमें छोड़ते क्या? क्यों छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। अब बताते भी और हमें जवाब भी देना पड़ता, मगर हर हारने वाली पार्टी अक्सर इसी प्रकार के बहाने बनाती है। एक बड़ा मुद्दा बना आसाम में, आपने देखा होगा एक बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से
ईवीएम्स मिले और इलेक्शन कमीशन ने फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे। देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है। मैं कल दक्षिण भारत में था, आज यहाँ पर हूँ। परसों में जाऊंगा तब डिटेल जानकारी भी लूंगा, आज रात को फोन पर भी लूंगा। परंतु हमने इलेक्शन कमीशन को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कदम भी उठाने चाहिए और जिम्मेदारों पर सख्ती भी करनी चाहिए। ऑपोजिशन का ये आरोप है कि इलेक्शन का शेड्यूल बीजेपी के लिए स्क्यूड है। कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं वो शुरुआत में आते हैं, वहां पे लाजमी तौर पे जो मजबूत पार्टी है वो अच्छा करेगी, और फिर जब लोग पूछेंगे बंगाल में कि क्या हुआ फर्स्ट 2 फेजेस में, बनेगा कि बीजेपी जीत रही है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, लोकसभा और विधानसभा के 5 चुनाव से यही शेड्यूल है। जब ममता बनर्जी जीती तब भी यही शेड्यूल था। नाचना नहीं आता है और अंगन टेढ़ा है, ये ऐसी बात। कह रहे हैं कि हमारे जो दक्षिण बंगाल के स्ट्रॉन्ग फेजेस हैं वो लास्ट में आते हैं, तब तक आप ये हवा बनाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जीत। 2011 में भी यही था, जब दीदी जीत कर आई तो कैसे जीती थी। आपने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए हैं। आपने सत्ता पर सत्ता का सुख भोगने का प्रयास किया। आपने पूरी दूसरी टर्म भतीजे को सीएम बनाने में बर्बाद कर दी। आपने बंगाल को विकास नहीं दिया, आपने बंगाल को सुरक्षा नहीं दी, आप घुसपैठ नहीं रोक पाई, आप शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दे पाई। अब आप चुनाव के शेड्यूल का बहाना निकाल रही हो। तृणमूल की उम्मीद है कि जो महिला वोटर हैं, ममता बनर्जी के महिला होने के लिहाज से, उनको सेफ्टी और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिहाज से तृणमूल की तरफ बढ़ चढ़कर वोट देंगी, जैसे नीतीश कुमार की सरकार को महिलाओं से वोट मिला। क्या आपके लिए खतरा है महिला वोट अगर वो टीएमसी को बढ़ चढ़कर जाता है? अगर यही तृणमूल मानता है तो वो कम्प्लीटली कट ऑफ है ग्राउंड से। आज की दोनों सभा में आपने भी देखा होगा 50% से ज्यादा महिलाएं थी। आमतौर पर पॉलिटिकल रैलियों में इतनी महिलाएं आती नहीं है, एक बात। और हिंसा और भ्रष्टाचार 2 ऐसी चीजें हैं जिसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है, और यहाँ हिंसा और भ्रष्टाचार दोनों बड़े मुद्दे हैं। ये भी हमने देखा कि आप तमिलनाडु में थे और तमिलनाडु से अब पश्चिम बंगाल आए हैं। तमिलनाडु में आईटी के रेड्स हुए। उदयनिधि स्टैलिन, जो कि स्टैलिन के बेटे हैं, एक्टर हैं, अभी चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो आरोप ये लगा रहे हैं आप पे पर्सनल कि ये डीएमके के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश है चुनाव से। कल तक एक भी डीएमके नेता पर रेड नहीं हुआ है। उनकी जो इन-लॉज जो है वहां पे, उनके यहाँ पे घर पे छापे पड़े। कल तक किसी भी डीएमके नजदीकी के लोग पर रेड नहीं पड़ा है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था, आरोप मतलब शिकायत थी कि एक तरफा कार्रवाई हुई। आप कह रहे हैं कि आप पे वो उल्टा आरोप लगा रहे थे कि कार्रवाई नहीं हुई, शिकायत कर रहे थे। आपके हिसाब से आपको बाकी स्टेट से क्या फीडबैक आ रहा है? क्या आप आसाम में कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर से सरकार बनेगी? आपको लग रहा है कि आखिरकार ये चुनाव जितना पहले लग रहा था कि बीजेपी के लिए ईजा होगा, उससे काफी मुश्किल होगा? आसाम में 1-2 सीट ऊपर नीचे हम हमारी स्थिति को मेंटेन करेंगे या सुधारेंगे। बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ चुनाव जीतेंगे। पांडिचेरी में इस बार भाजपा और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और तमिलनाडु में भी मुकाबला कठोर है, कठिन है, मगर एनडीए मैदान में दमखम के साथ है। आसाम के चुनाव में आपने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, कोई शक नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। क्या इस स्पर्धा से आपको चिंता है कि बीजेपी के परफॉर्मेंस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक आदमी दूसरे की कुर्सी चाहता है? दूर दूर तक नहीं है, कहीं पर भी इस प्रकार का एक दूसरे को हराने का नजर नहीं आया। मैं असम 5 बार जा आया हूँ, 5 बार 4 रैली हुआ, तो लगभग 20 स्पॉट पर मैं जाकर आया हूँ। ढेर सारे कार्यकर्ता को मिला हूँ, 4 रात्रि निवास हुए, कई बैठकें मैंने करी है। कहीं पर दूर दूर तक ऐसा झगड़े का निशान नहीं। डेमोग्राफी के लिहाज से अगर कांग्रेस, अजमल और बीपीएफ मिल जाते हैं तो आसाम की पॉपुलेशन ऐसी है कि वो काफी मुश्किल हो जाता है बीजेपी के लिए। क्या इससे आपका चैलेंज बहुत बढ़ गया है? क्योंकि पहले मुस्लिम वोट स्प्लिट हो रहा था कांग्रेस और यूडीएफ में, अब वो एकजुट है उनके पक्ष में। बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन का रिएक्शन इतना बड़ा है कि आपको अलग प्रकार का परिणाम 2 मई को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सीए को बड़ा मुद्दा बनाते हैं,
आसाम में बीजेपी सीए को लेके उतनी कॉन्फिडेंट पब्लिकली नहीं नजर आती है क्योंकि वहां पे एजिटेशन भी हुआ। आपके लिए खुद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका पैशन और पेट प्रोजेक्ट है। आसाम में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तमिलनाडु में आपकी खुद की अलायंस पार्टनर एआईएडीएमके कह रहा है कि हम बीजेपी को समझाने की कोशिश करेंगे कि गलत है, उसको आप कैसे रिजॉल्व करें? रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आसाम में कोई सीए पर कंट्रोवर्सी ही नहीं है। सीए भारत की संसद का बनाया हुआ कानून है, वो आसाम में भी अप्लाई होगा और बंगाल में भी होगा और तमिलनाडु में भी। तो रूल्स नोटिफाई करने में इतना डिले क्यों हो गया? आपने तो इतने जोश से लेके आए, फिर लगा कि ठंडे हो गए थोड़े से। देखिए, आपके लिए कहना सरल है, मगर जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के चपेट में हो, उस वक्त इस प्रकार की लाइनें लगाना, इस प्रकार के काम करना और जहां थोड़े संघर्ष की भी संभावना हो, तो मुझे लगता है कि हमने ठीक ही निर्णय करा है। ये 70 साल पुरानी समस्या है। दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद एक ही साल के अंदर हम एक्ट लेकर आए। लोगों को भरोसा है, रूल्स भी बनेंगे और नागरिकता भी मिलेगी। इस वक्त दुनिया भर की नजर म्यांमार में मिलिट्री जनता जो कार्रवाई कर रही है उस पर है। कई सारे शरणार्थी भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से मणिपुर की जो सरकार है उसका एक नोटिस आया जो कि वापस गया कि शरणार्थियों को ना लीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं, खास तौर से जब प्रधानमंत्री मोदी और आप खुद कहते हैं कि हमारी कोर थ्योरी है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक है और हम सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं? हम सबकी मदद करना चाहते हैं। उनको अगर राशन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, तो वहाँ कोई कैंप लगा हो तो भारत सरकार इसकी मदद कर सकती है। मगर इस प्रकार से अवैध घुसपैठ को तो हम बहुत बढ़ावा नहीं दे सकते। पर कहीं ना कहीं जो एनजीओज हैं या लोग हैं उनको लग रहा है कि हमें जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा म्यांमार के रेफ्यूजीज की मदद हमें करनी चाहिए क्योंकि ये लोग काफी मुश्किल परिस्थिति में भारत आए। तो उन लोगों ने करनी चाहिए जो मानते हैं उनको। हम लोगों की जिम्मेदारी आपके हिसाब से? भारत की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि भारत की एक सीमा बनी हुई है। हर एक व्यक्ति यहाँ आएगा तो भारत का सुरक्षा से लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और हमने म्यांमार सरकार को भी कहा है कि भाई आप अपने लोगों को संभाल कर वहाँ रखिए और किसी भी प्रकार की दवाइयों की, खाने की कोई भी जरूरत हो तो भारत सरकार इसके लिए मदद कर सकती है। मोदी जी ने कई देशों में करा है, परंतु घुसपैठ ऐसा विषय है जिसको संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं आपसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से थोड़ा हटके किसानों के आंदोलन के बारे में। अभी तो वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे है क्योंकि सबकी नजर चुनाव पे है। क्या आपको लग रहा है कि 2 मई के बाद एक बार फिर से गियर में आएगा और इससे डील करने का, इसका कोई सोल्यूशन निकालने का आपका गृह मंत्री जी क्या? हमने तो कहा हम संवाद के लिए तैयार है, लोग आए संवाद करें। पर क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि जब जिस तरह से आपकी एक चाणक्य की इमेज बनी, रेपुटेशन बनी कि आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, लोगों को लगा कि कोई ना कोई आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इतने महीनों से ये चला ही जा रहा है आंदोलन और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। देखिए, ऐसा है कि जब कोई चर्चा करने के लिए तैयार ना हो तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? वो इतना ही पुत्या प्रिपिल करना चाहते हो या नहीं करते, ये तो कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। मुझे लगता है उन्होंने आगे आना चाहिए नेगोशिएशन। क्या आप मानेंगे कि शायद इसको बेटर हैंडल किया जा सकता था? अगर सही वक्त पे सही फीडबैक मिलता तो इतना बड़ा ये आंदोलन नहीं बनता और कोई एक बीच का रास्ता निकल सकता था। हो सकता है राहुल कंवर देश के प्रधानमंत्री होते तो बेटर। नहीं, हमारा कोई ऐसा ना इरादा है ना मंशा। चलिए, हम लोग वापस आ गए हैं। आगे की बातचीत थोड़ी देर के बाद होगी। आपकी अगली फ्लाइट अब आपका इंतजार कर रही है। जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जो कि पहले बंगाल में जैसे उत्तर प्रदेश में ये पहले से ही नारा है। इसको आपने यहाँ पे पिछले कुछ सालों में एफर्ट के जरिए बनाया है। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? देखिए, जय श्री राम का नारा कोई रिलीजियस नारा नहीं है। यहाँ की अव्यवस्था के खिलाफ, यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ और विशेषकर घुसपैठ और तुष्टीकरण के खिलाफ प्रजा का आक्रोश है और इस नारे को उसी स्वरूप में लेना चाहिए। आपने तमाम लोगों से स्पर्धा की है, कई बार जीते हैं, कुछ बार हारे हैं। ममता बनर्जी की तुलना आप एक कंपेटिटर, एक विरोधी के तौर पे आप कैसे करते हैं जब आप बाकियों से उनकी तुलना करते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरे टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना अति कर दिया कि बंगाल की जनता अब उनके साथ नहीं है, क्योंकि लेफ्ट ना विकास करना चाहते थे ना तृणमूल विकास करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां बनी देश भर में,
वहां पर विकास करने का काम किया है और यही है हमारा लक्ष्य कि ये सोनार बांग्ला बने। पश्चिम बंगाल के पिछले कैंपेन्स में हमने देखा कि अमित शाह जी बार बार आपने बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के चलते पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पर आपने अटैक किए। टर्माइट्स भी कहा, दीमक भी कहा एक तरीके से। इस चुनाव में वो नैरेटिव गायब है। तो मोदी जी भी गए बांग्लादेश और वहां पे रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। क्या एक कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है बांग्लादेश से रिश्तों को सुधारने की? नहीं, आपके कान सिलेक्टिवली खुले हैं। आज दोनों सभाओं में मैंने घुसपैठिया मुक्त बांग्लादेश की बात करी और आप जिनके लिए माइग्रेंट शब्द प्रयोग करते हो वो माइग्रेंट नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश से रिश्तों को आप कैसे देखते हैं, खास तौर से क्योंकि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट जैसे कई एग्रीमेंट्स ममता जी के चलते पेंडिंग रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो बांग्लादेश भी सहमत नहीं है कि घुसपैठ, उसको रोकना चाहिए, सभी का मत है। तो मैं नहीं मानता इसमें कोई अंतर विरोध है। और जहां तक तीस्ता का सवाल है, स्वाभाविक रूप से हम अनुकूलता करेंगे और एक प्रकार से बंगाल को अन्याय न हो इसकी चिंता भी करें। बांग्लादेश में इस्लामिक रेडिकलिज्म को आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं? जो बांग्लादेश में इस्लामिक रेडिकलिज्म है, कट्टरपंथ इस्लाम जो है, मोदी जी की वहां पे यात्रा के बाद काफी अटैक्स भी हुए वहां पे। देखिए, मैं मानता हूं बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है इसको बंगाल चुनाव का इश्यू इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि पहले बंगाल के अंदर ही बहुत रिपेयरिंग की जरूरत है, वो पहले एक बार कर ले। साथ ही साथ आपके कैंपेन्स में पाकिस्तान पे बहुत हमले होते थे, लेकिन अब तो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसे नहीं है, यहाँ पर अव्यवस्था ही इतनी ज्यादा है कि यहाँ की बात बोलते बोलते ही समय खलास होता है, खत्म हो जाता है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आपका एक पैशन प्रोजेक्ट रहा है, आपके दिल के बहुत करीब रहा है। पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद अगला ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पर आपका ध्यान जाने वाला है? मेरी पार्टी को जिताना हमेशा से मेरा एजेंडा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो या उत्तर प्रदेश हो। जहाँ जहाँ चुनाव होता है मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर विजय प्राप्त करेगी। जिस तरीके से त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों का रुख बदला, वैसा अब तक केरल में नहीं हुआ है। जब साबरीमाला का एजिटेशन हुआ तब लोगों को लगा कि केरल में भी बीजेपी के लिए जमीन तैयार हो रही है, उसको आप पूरे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? शायद हमारे एफर्ट्स में कमी रही होगी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे। क्या आप मानेंगे कि जैसे 2014 के बाद वेस्ट बंगाल आपके लिए मेन टारगेट था, आगे चल के वो केरल रहने वाला है? ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि केरल में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए जो एपीसमेंट न करती हो, धर्म के आधार पर एपीसमेंट करके न चलती हो, और ऐसी सरकार ना लेफ्ट दे सकता है ना कांग्रेस दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। साथ ही साथ जानना चाहता हूं कि 2 मई के बाद मुंबई में क्या होगा? अभी आपकी अहमदाबाद में शरद पवार जी से, प्रफुल्ल पटेल से बातचीत हुई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार को 2 मई के बाद खतरा है? सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार कोरोना कंट्रोल कर पाएगी? मैं मानता हूं कि इस पर सबने मिलकर एफर्ट करना चाहिए। नहीं, तो आपकी जो मीटिंग हुई उसको लेके इतनी चर्चा हुई, थोड़ा तो बताएं, क्या खाया, क्या पिया और क्या बातचीत हुई? देखिए, मीटिंग आप लोग जो कह रहे हो वो आपने मीटिंग करी है, तो बात की जानकारी भी आपके ही दिमाग में होगी, मेरे दिमाग में नहीं। क्या आपके हिसाब से कोई संभावना है कि एनसीपी और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में आगे चल के सरकार बना सकते हैं? ऐसा अभी कहना बहुत दिक्कत है। कोरोना को लेके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खतरा क्यों है आपके हिसाब से? आप तो गृह मंत्री भी हैं, कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों ग्रो कर रहे हैं? देखिए, वो महाराष्ट्र सरकार ही ज्यादा अच्छे से बता सकती है, मगर मैं मानता हूं कि सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर इस पर जल्दी कंट्रोल लेना चाहिए। हम सारी मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ कर्नाटक की आपकी सरकार में एक मंत्री ने गवर्नर से मुलाकात की, ईश्वरप्पा जी ने,
और अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत की। अब बीजेपी जैसी पार्टी में अमूमन इस तरह की चीज तो नहीं होती, तो ये क्या हो रहा है? देखेंगे इस चुनाव से निपटने के बाद कर्नाटक में क्या चल रहा है, वो पार्टी अध्यक्ष ही देखेगी। गृह मंत्री जी, आपने जब भी मेट के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं 2 मई के नतीजों। धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कोरोना की लहर की। ये दूसरी लहर है कोरोना की और इसने देश में तांडव मचा दिया है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कैसे पूरे देश को एक तरह से इस बीमारी ने झकझोर दिया है। हम आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज देश में कोरोना के 81,000 से ऊपर नए केस आए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है दूसरी तरह का कहर कितना है ज्यादा इस दूसरी लहर का। महाराष्ट्र के पुणे शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर बॉलीवुड पर भारी पड़ रही है। और तो और सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। यकीन मानिए ये वक्त संभलने का है और हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि पहली लहर से भी ज्यादा घातक ये दूसरी लहर हो रही है। आपको हम आंकड़े जरा बताते हैं। पिछली दफा जब कोरोना की पहली लहर थी, कोरोना के सर्वाधिक केस 9 महीने में 97,000 तक गए थे, जबकि इस साल 2 महीने में ही 81,000 के पार चले गए हैं कोरोना के केस। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हो चुका है और ये दूसरी लहर कोरोना की पहली लहर से ज्यादा घातक है। आज हम इसको पूरी तरह से समझाएं। कोरोना के 81,456 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले साल 1 अक्टूबर को 84,176 कोरोना के नए केस आए थे और 16 सितंबर 2020 को भारत में सबसे ज्यादा 97,884 कोरोना मरीज आए थे, जो भारत में अब तक का ऑल टाइम हाई है। दूसरी लहर के आंकड़ों से घबराना, दहशत में आना, खौफ खाना लाजमी है, क्योंकि जितनी तेजी से इस वक्त देश में कोरोना फैल रहा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पहले लहर से भी ज्यादा मरीज देश में। पिछले 31 दिनों में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में करीब 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 31 दिन पहले भारत में कोरोना के 14,899 केस नए आए थे। 15 दिन पहले ये बढ़कर 39,726 आए। 8 दिन पहले ये आंकड़ा 59,118 पहुंचा और 1 दिन पहले ये आंकड़ा 81,456 तक जा पहुंचा। पिछले 1 साल में जहां कोरोना वायरस के मामलों को 97,000 से 9,000 तक पहुंचते देखा गया, वहीं अब ये आंकड़ा फिर से पीक की तरफ जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव इस तरह से भी समझिए। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात समेत 5 राज्यों में नए केस पहली लहर के मुकाबले अधिक। कोरोना महामारी से मरने वालों में 45 से ज्यादा उम्र के लोग 88%। कोरोना महामारी से मरने वालों में 55% 60 साल से अधिक उम्र वाले। सवाल ये है कि दूसरी लहर में रफ्तार क्यों है? तो जवाब ये है कि अभी वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी का असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना के अंत और उसके तरीकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी लहर घातक क्यों है? अब इसकी सबसे बड़ी वजह समझिए। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां एक दिन में 97,000 मामले होने में सितंबर तक का समय लग गया था, वहीं इस साल फरवरी से अप्रैल की शुरुआत में ही मामले 81,000 से ऊपर जा पहुंचे। वायरस के नए वेरिएंट जो मिले हैं वो ज्यादा संक्रामक है। यूके के नए स्ट्रेन में भी यही पाया गया था। ऐसे में वायरस और लोगों के व्यवहार में एक साथ हुए बदलाव ने दूसरी लहर को जन्म दे दिया है। भारत में कोरोना वायरस के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं। भारत में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए वेरिएंट भी मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सभी वेरिएंट को सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है। पिछले साल भारत के अंदर जनवरी में कोरोना की शुरुआत हुई थी और सितंबर के आसपास पीक पर था। इस साल फरवरी बीच तक कोरोना ठंडा पड़ गया, लेकिन फरवरी से कोरोना फिर से फैलना शुरू हुआ और 2 अप्रैल तक 80,000 के ऊपर केस हैं। अभी पीक कब और कितना आएगा किसी को पता नहीं। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में दूसरी लहर पूरी तेजी पर है। यहाँ पहली लहर में आए मामले भी पार हो गए हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग देश में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही मास्क लगा रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिर्फ गनीमत इतनी है कि दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार तेज है, जबकि मृत्यु दर काफी कम। आज तक ब्यूरो। कोरोना से सबसे भयंकर विस्फोट महाराष्ट्र में हुआ है। पूरे देश में जितने मामले आए हैं उनमें से आधे मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, जहां 5 जिलों में अलग अलग जगहों पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। मुंबई की नींद उड़ी हुई है। कोरोना संक्रमण की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र के आंकड़ों में मौजूद है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरपा। पिछले 24 घंटे में 43,183 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 249 लोगों की मृत्यु हो गई। आज महाराष्ट्र के डरावने आंकड़ों को पढ़कर सबक लेने की जरूरत है। इसे यूं समझिए, 7 दिनों में कैसे महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ फुल स्पीड में ऊपर गया। 26 मार्च को 36,902 केस, 27 मार्च को 35,726 नए मामले, 28 मार्च को आंकड़ा 40,414 रहा, 29 मार्च को 31,643 केस आए, 30 मार्च को 27,918 नए मामले, 31 मार्च को 39,544 के। भीति केवळ मीच नव्हे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।